हेलो फ्लॉनर्स, दिस इज निकिता और आज साउथ अफ्रीका में टोटल 13 लाख इंडियंस रहते हैं। लेकिन इन कुछ हफ्तों से ये सारे इंडियन साउथ अफ्रीका के सड़कों पे कुछ इस तरीके से घूमते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये लोग ये सारी चीजें सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहे हैं कि फिलहाल साउथ अफ्रीका में हर जगह सिर्फ दंगे फसाद का ही माहौल छाया हुआ है, जिसमें सिर्फ 2 हफ्तों में 330 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इन दंगों के पीछे का कारण साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जेकब जुमा की गिरफ्तारी। लेकिन वेट अ मिनट, क्या आपको ये बात पता है कि जेकब जुमा की गिरफ्तारी के बस कुछ टाइम बाद ही गुप्ता ब्रदर्स, जो कि साउथ अफ्रीका के 7th रिचेस्ट फैमिली है, वो तुरंत साउथ अफ्रीका से 9/11 होकर दुबई भाग गए। आई नो राइट, इनका ऐसे तुरंत भाग जाना बात कुछ समझ में नहीं आ रही और इसीलिए इस इंसिडेंट से पूरी दुनिया को ये लग रहा है कि इतना सारा इंडियन हेट, इतने सारे दंगे फसादों के पीछे गुप्ता ब्रदर्स का ही हाथ है। लेकिन आखिर इसमें गुप्ता ब्रदर्स का क्या हाथ हो सकता है? बट यार, इंडियंस और साउथ अफ्रीकन के बीच के दंगे जो है ये आज से नहीं बल्कि पिछले 100 सालों से चलते आ रहे हैं। बट आखिर 100 सालों पहले ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये नफरत का बीज बोया गया? और आज जो हमारे भारतीय भाई बंधु साउथ अफ्रीका में इन दंगों का शिकार हो रहे हैं, उसके बारे में हमारी सरकार क्या कर रही है? वेल, आज के हालातों को समझने के पहले तो हमें इस नफरत के इतिहास में झांकना होगा और इतिहास में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिर इंडियंस की इतनी बड़ी कम्युनिटी साउथ अफ्रीका में बनी कैसे। सो वेल, 17वीं सदी के दौरान अंग्रेज इंडियंस के कई सारे गरीब मजदूरों को जबरदस्ती, यहाँ तक कि इवन अगवा करके अपने साथ गुलामों की तरह साउथ अफ्रीका ले आए थे। अब इन गरीब मजदूरों को अंग्रेजों के घर के सारे काम और उनके खेतों में भी काम करने के लिए रखा गया था। लेकिन यहाँ पे ना तो उनके पास खाने के लिए अच्छा खाना था और ना ही सोने के लिए एक मजबूत छत। लेकिन फिर जब 1843 में ब्रिटिशर्स ने गुलामी पर एक बैन लगा दिया तो उसके बाद कई सारे इंडियंस वापस अपने घर लौटने लगे। बट फिर 60% लोग साउथ अफ्रीका में ही पीछे रह गए, वही छोटा मोटा मजदूरी का काम करते हुए। और फिर 1869 में आया इंडियंस का दूसरा वेव। ये सारे इंडियंस ज्यादातर गुजरात से आए हुए एंटरप्रेन्योर्स, व्यापारी, कारीगर या फिर टीचर्स थे। अब इंडियंस की इस दूसरी वेव को पैसेंजर इंडियंस भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने खुद क्वाला-जुलू नेटल कॉलोनी तक आने का अपना खुद का पैसेज तैयार किया था। अब इंडियंस का ये क्लास व्यापार में बहुत तरक्की कर रहा था, पर वो देखकर एज यूजुअल अंग्रेज डरने लग गए कि कहीं ये लोग हमसे आगे ना बढ़ जाए, जिसके कारण अगेन एज यूजुअल अंग्रेजों ने इंडियंस पर काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। साउथ अफ्रीका में रहने वाले इंडियंस ना तो व्यापार कर सकते थे, ना ही पूरे देश में ट्रैवल कर सकते थे और ना ही उनके पास साउथ अफ्रीका में प्रॉपर्टी खरीदने के राइट्स थे। बट ऑफ कोर्स वहां पे रहने वाले इंडियंस ये सेकंड क्लास नागरिक की तरह रह रहकर एकदम थक चुके थे और उनके इसी आग से जन्म हुआ एक रेजिस्टेंस का, जिसमें शामिल थे इंडिया से साउथ अफ्रीका आए हुए एक 24 साल के वकील मोहनदास करमचंद गांधी जी का, जो वैसे तो साउथ अफ्रीका सिर्फ एक काम के लिए आए थे, पर 21 साल तक वहां के इंडियंस और ब्लैक साउथ अफ्रीकन लोगों की आजादी के लिए वो लड़ते रहे। अब गांधी जी के साथ कई सारे इंडियंस साउथ अफ्रीका की आजादी के लिए लड़े थे, पर इतना सब कुछ करने के बावजूद वहां के कई सारे ब्लैक साउथ अफ्रीकन इंडियंस को कभी भी साउथ अफ्रीका का एक हिस्सा मानने के लिए तैयार ही नहीं हुए और इसीलिए तब से लेकर आज तक उनके मन में इंडियंस के लिए बस सिर्फ नफरत ही है। लेकिन यार, आखिर कहां से आई इतनी नफरत? लेकिन वो जानने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बाइनामो के बारे में बताना चाहूंगी, जो गूगल स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों में अवेलेबल है। इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड, बिटकॉइंस और यहाँ तक कि अलग अलग फॉरेन करेंसीज जैसे कि यूएस डॉलर्स और यूरोज में भी ट्रेड करके आपको 90% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म पे आपको कोई भी एसेट चूज करना है और फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी या फिर घटेगी। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। मैं यहाँ पे 700 रुपए का ट्रेड अप करती हूँ कि यहाँ पे इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी और अब थोड़ा वेट करते हैं एंड यस, मेरा फोरकास्ट करेक्ट निकला। अब ये अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या फिर पेटीएम में बस सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर विड्रॉ कर सकते हो। अब इसका मिनिमम डिपॉजिट वैसे तो सिर्फ 350 रुपीज है, लेकिन अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे तो आपका डिपॉजिट डबल हो जाएगा, यानी कि आप बस 400 रुपए का टॉपअप कीजिए और 800 रुपए पाइए। तो डिस्क्रिप्शन लिंक से बाइनामो डाउनलोड कीजिए और अपने डेमो अकाउंट में 65,000 रुपीज पाइए, जिससे आप नए ट्रेडिंग, लर्निंग स्किल्स और स्ट्रैटेजीज प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि जितने आप एक्सपीरियंस होंगे उतने आपकी ट्रेडिंग और अर्निंग की स्किल्स और पॉसिबिलिटीज बढ़ सकते हैं। सो देर किस बात का, अभी बाइनामो डाउनलोड कीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। चलो अब ये जानते हैं कि आखिर साउथ अफ्रीका के मन में इंडिया के प्रति इतनी नफरत कैसे आई। दरअसल जब इंडियन गुलामों को साउथ अफ्रीका लाया गया था, तब वहाँ के नेटिव साउथ अफ्रीकन्स को लगा कि इंडियंस उनका काम छीन कर उनकी जगह ले लेंगे और इसीलिए इसके कारण दोनों भी ग्रुप्स के बीच की स्थिति काफी गंभीर होने लगी। बट साथ ही अंग्रेजों के सामने भी एक समस्या खड़ी होने लगी। वो समझते थे कि ब्लैक अफ्रीकन्स तो बहुत ही भोले होते हैं और अंग्रेजों के प्रति ईमानदार भी होते हैं,
लेकिन इंडियंस उन्हें तो वो एकदम शातिर और कपटी किस्म का समझते थे और इसीलिए अंग्रेजों के मन में एक डर बैठ गया था कि कहीं ये इंडियन साउथ अफ्रीकन को अंग्रेजों के खिलाफ भड़का ना दे, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो अंग्रेजों के सामने उनका रेशो 1:20 का हो जाता और इसीलिए फिर वो अंग्रेज पूरे देश पर अपना काबू बनाकर नहीं रख पाते। तो अब बस गैस करो कि अंग्रेजों ने क्या किया रहेगा, वही पुराना डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अंग्रेजों ने एज यूजुअल दोनों भी ग्रुप्स के बीच के टेंशन का फायदा उठाया। अक्सर मिल्स में जो भी साउथ अफ्रीकन वर्कर्स काम करते थे उन सबके ऊपर एक इंडियन सुपरवाइजर को अपॉइंट किया जाता था, ताकि अफ्रीकन को ये लगे कि ये इंडियंस हमारे देश में आकर भी इनका पोजीशन हमसे सुपीरियर है और उनकी नफरत बढ़ने लगी। और इसके अलावा जहाँ जहाँ भी इंडियन स्ट्राइक करते थे वहां पर वो अंग्रेज अफ्रीकन पुलिस ऑफिसर्स को भेजा करते थे, बस सिर्फ इंडियंस के दिमाग में ये चाबी डालने के लिए कि अंग्रेज नहीं बल्कि अफ्रीकन हमारे दुश्मन। तो अपनी इन्हीं कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी से उन्होंने अफ्रीकन और इंडियंस को एक दूसरे की तरफ भड़काया, जिसके बाद 1934 में वो तो साउथ अफ्रीका छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने बोया हुआ ये नफरत का बीज बढ़ता ही चला गया और जल्दी इंडियंस के ऊपर की इस नफरत ने एक भयानक रूप ले लिया। जनवरी 13 की दोपहर को डरबन के इंडियन मार्केट में ब्लैक अफ्रीकन के एक ग्रुप ने घुसकर इंडियंस पर और उनके दुकानों पर हमला बोल दिया। अब उस दिन तो दंगे सिर्फ दुकानों को तोड़ने तक ही सीमित थे, लेकिन दूसरे दिन जब पुलिस ने डरबन के उस एरिया में नाकाबंदी लगा दी तो दंगे फैलाने वाले ग्रुप्स कैटो मैनर, क्लेयरवुड और जेकब डिस्ट्रिक्ट्स वाले इंडियन एरियाज में चले गए। कई घर लूटे गए, कई जलाए गए तो कहीं पर पूरे परिवार कत्लेआम हुए, कहीं पर लड़कियों और औरतों के बेरहमी से बलात्कार हुए। अब उसके दूसरे दिन साउथ अफ्रीकन पुलिस और मिलिट्री ने आकर इन दंगों को कई हद तक रोका और कईयों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन सिर्फ उन 2 दिनों में 142 इंडियंस बेमौत मारे गए और 1087 लोग जख्मी हुए। और इसके अलावा भी इन दंगों के कारण 300 बिल्डिंगें और घर तबाह हो गए, जिसके कारण 40,000 इंडियंस बेघर रेफ्यूजीज बन गए। और इसके अलावा भी दंगों में हुए आर्थिक नुकसान, तनाव, भेदभाव और अपने परिवार से अलग होने के गम में कई सारे भारतीयों ने आत्महत्या भी कर ली थी। अब ये मंजर था 1949 का, लेकिन इस भयंकर हादसे के लगभग 70 साल बाद आज फिर से साउथ अफ्रीका में कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दे रहा है। 9 जुलाई 2021 को क्वालाज़ुलू नेटल डिस्ट्रिक्ट में पहला वायलेंट प्रोटेस्ट देखा गया, जहां पर अब तक 8,000 करोड़ की लूटपाट हो चुकी है। दुकानों को और शॉपिंग मॉल्स को तोड़ा जा रहा है, उन्हें जलाया जा रहा है और जिसके कारण 9 से लेकर 18 जुलाई तक में 330 से भी ज्यादा लोग इन दंगों में और भीड़ में कुचलकर मर चुके हैं। और इन सारे दंगों के पीछे का कारण साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जेकब जुमा की गिरफ्तारी, जिन्हें भ्रष्टाचार के केस की कार्रवाई के तहत 15 महीनों की जेल हुई है, जिसकी वजह से उनके सपोर्टर्स ने जुम्मा के घर के बाहर आंदोलन और दंगे फसाद करना शुरू कर दिया, ऑब्वियसली सरकार से ये डिमांड करते हुए कि वो जुम्मा को छोड़ दे। बट जुम्मा के सपोर्टर्स का गुस्सा सिर्फ सरकार पर ही नहीं है, गुप्ता ब्रदर्स पर भी है, जो जुम्मा की गिरफ्तारी की बात सुनते ही रातों रात दुबई भाग गए। पर आखिर कौन है ये गुप्ता ब्रदर्स और क्या असल में इनका ही हाथ था जुम्मा की गिरफ्तारी में? दरअसल 1993 में गुप्ता ब्रदर्स इंडिया से साउथ अफ्रीका आए थे और उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की सहारा कंप्यूटर्स से। अब वैसे तो ये साउथ अफ्रीका के 7th रिचेस्ट फैमिली है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो रिश्वत देकर और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को चुरा कर इतने अमीर बने, क्योंकि आज की तारीख में साउथ अफ्रीका में उनके खुद के कोयले की खान है, कंप्यूटर्स का बिजनेस है, न्यूज़पेपर्स और एक मीडिया आउटलेट भी है। अब जुम्मा के करप्शन के केस के दौरान कई दफा गुप्ता ब्रदर्स का भी नाम इसमें आया था, क्योंकि उनके और जुम्मा के काफी करीबी रिश्ते थे। पर अचानक जुम्मा की मदद करने के बजाय वो किसी से बिना कुछ कहे सीधा भाग गए और इसीलिए इसके कारण जुम्मा के सपोर्टर्स का ये मानना है कि ये सब कुछ गुप्ता भाइयों की साजिश है। और इसके अलावा इन सारे चीजों के दरमियान कोरोना पैंडेमिक के कारण अफ्रीका में गरीबी और ज्यादा बढ़ चुकी है, जिस वजह से वहाँ पर लगभग 70% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। वहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी आज 32% हो चुकी है, यानी आज वहाँ पर हर 100 अफ्रीकी युवा में 32 युवा बेरोजगार है। और इस वजह से जैसे पहले हुआ आज भी वही हो रहा है। ये इंडियंस को अपनी बेरोजगारी का वजह समझ रहे हैं। उनके हिसाब से इंडियंस जो कि एक फॉरेनर है वो उनके देश में आकर उनके जॉब्स छीन रहे हैं और खुद एकदम ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। और इसीलिए अब गुप्ता ब्रदर्स और कोरोना के पैंडेमिक के दौरान वहाँ की गरीबी का गुस्सा अब वहाँ की इंडियन कम्युनिटी पर निकल रहा है। उन पर सुबह शाम बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं, उनके बिजनेसेस को, उनके दुकानों को लूटा जा रहा है, उन्हें जलाया जा रहा है और यहाँ तक कि जबरदस्ती इंडियन लोगों के घर में भी ये दंगेखोर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ऐसे में वहाँ की इंडियन कम्युनिटी और इंडियन सरकार को क्या करना चाहिए? वैसे तो 14 जुलाई को इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने अपने साउथ अफ्रीका के काउंटर पार्ट नैलेडी पैंडर से बात की थी
और नालेडी पैंडर ने ये आश्वासन दिया था कि वहाँ की सरकार इन दंगों को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है और वहाँ के करंट प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा भी इन दंगे फैलाने वाले इन ग्रुप्स को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने यहाँ तक कि प्रेस में ये स्टेटमेंट भी दे दिया था, इंडियंस यहाँ पे पिछले 100 सालों से रह रहे, ये हमारे भाइयों जैसे, लेकिन फिर भी वहाँ के इंडियंस ने कानून को अपने हाथ में ले लिया। उनके हिसाब से उन्होंने एक माइनॉरिटी ग्रुप होने के कारण काफी अत्याचार सहन कर लिया। The black people saying, you people of Indian origin, you need to go back to India. लेकिन बस अब और नहीं, और इसीलिए अब इंडियंस भी हथियार और बंदूकें लेकर अपने दुकानों और अपने घरों के बाहर खड़े हो गए। लेकिन अब इसके कारण एक प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई ब्लैक अफ्रीकन अगर गलती से भी किसी इंडियन एरिया में आ जाता है तो बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ सुने उस पर गोलियां चलाई जाती है। बट यहाँ पर अब मुझे सिर्फ एक बात बताओ, क्या ये इस समस्या का हल है? क्या वहाँ पर रहने वाले हमारे इंडियन भाइयों का इस तरीके से जान पर खतरा होने पर कानून को अपने हाथ में लेना सही डिसीजन था, या फिर वो वहाँ की इंडियन कम्युनिटीज की या फिर इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प लेकर थोड़ा ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इस इशू को हैंडल कर सकते थे? फिर आपका जो भी राय है नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना। आई वुड लव टू नो। हम आज यहाँ पर इंडिया में बैठकर हमारे साउथ अफ्रीकन इंडियन भाइयों की ज्यादा कुछ मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको आज इस वीडियो से अगर कुछ भी नया सीखने मिला तो इस वीडियो को एक लाइक करो और जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर करो ताकि इस इशू पर एक अवेयरनेस क्रिएट हो सके, बिकॉज आवर साउथ अफ्रीकन ब्रदर्स नीड अस। और इसके अलावा अगर आपको ऐसे ही फ्लन यानी फन लर्निंग करके मजा आया तो फिर मेरे चैनल घर से फ्लन को सब्सक्राइब कर दो और वो नीचे दिया गया बेल आइकन भी दबाओ विद ऑलवेज का ऑप्शन ऑन, वरना आप फ्लन की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।